ये कैसी दीवानगी पार्ट 17। निया और आरू फ्लाइट में बैठ चुके थे और नैतिक का वेट कर रहे थे। नैतिक के भेजे बॉडीगार्ड भी फ्लाइट में थे। निया, ये निहाल कहाँ रह गया है? आरू अपना फोन निकाल कर कुछ करती है। उसी वक्त सभी गार्ड्स के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि किसी इमरजेंसी की वजह से वो आज इंडिया नहीं जाएगा। नैतिक ने उन गार्ड्स को ऑर्डर दिया था कि वो आरू और निया को सेफली इंडिया लेकर जाए। गार्ड्स निया को सब कुछ बता देते हैं। निया भी सोचती है कि ऐसा क्या हो गया कि नैतिक उनके साथ नहीं आया, लेकिन वो इन सब को इग्नोर कर अपने सफर को एंजॉय करने लगते हैं। कुछ ही देर में फ्लाइट उड़ान भरती है, जिसे देखकर आरू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फ्लैशबैक। आरू जब सुनती है कि नैतिक इंडिया जाने के लिए रेडी है तो वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसे लगता है कि अगर नैतिक उनके साथ इंडिया जाएगा तो वो कभी भी निया को आरव के सामने नहीं जाने देगा। इसलिए वो प्लान करती है कि वो किसी भी तरह नैतिक को इंडिया नहीं जाने देगी। उसने नैतिक और विहान को बात करते सुना था आज शाम वो ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाला है। तब उसे पता चला कि नैतिक गैर कानूनी काम भी करता है। वो नैतिक के कोट की बटन में छोटा सा ट्रैकर लगा देती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि नैतिक ड्रग्स की डीलिंग कहाँ करने वाला है, और फिर उसने बहुत चालाकी से पुलिस को उसकी जानकारी दी। थोड़ी देर पहले नैतिक को जो कॉल आई थी वो विहान ने ये बताने के लिए की थी कि पुलिस को उनके ड्रग्स के रैकेट के बारे में पता चल गया है। फ्लैशबैक एंड। कुछ ही घंटों में उनकी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड होती है। निया और आरू नैतिक के बॉडीगार्ड्स के साथ एयरपोर्ट से बाहर आती है। निया, सिया ने आरू को अपनी गोद में लिया हुआ था और उसके दोनों तरफ बॉडीगार्ड चल रहे थे। आरू और निया ने मैचिंग व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। आस-पास से निकलने वाले लोग उन दोनों को ही पलट-पलट कर देख रहे थे। निया, सिया को वहां आकर एक अलग सा एहसास हो रहा था। तभी ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाता है और आरू और निया उसमें बैठ जाती है। आरू बहुत ही एक्साइटमेंट में इधर से उधर देख रही थी। उसे पहली बार आजादी महसूस हो रही थी। वो पहली बार इंडिया आई थी और वो अब अपने डैड को ढूंढने वाली थी। यही हाल निया, सिया का भी था। उसे ये शहर जाना पहचाना लग रहा था। निया, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, लेकिन ये सब मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जब वो आरू को इतना खुश देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। कुछ ही देर में वो उस घर में पहुंच जाते हैं जो नैतिक ने इंडिया में रहने के लिए खरीदा था। आरू कार में ही सो गई थी, इसलिए निया उसे अपने रूम में सुला देती है और खुद नैतिक को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका फोन नहीं मिलता। इसलिए वो बाद में कॉल करने का सोचती है और खुद भी आरू के बगल में लेट जाती है। लंदन में नैतिक अपनी प्रॉब्लम में ही फंसा हुआ था। लंदन पुलिस ने उसके पूरे ड्रग्स को अपने कब्जे में कर लिया था। उसे तो याद भी नहीं था कि वो निया और आरू को एयरपोर्ट पर छोड़ आया है। इंडिया, शेखावत इंडस्ट्रीज। आरव अपनी सीईओ के चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसके सामने कुछ लोग सिर झुकाकर खड़े थे। आरव, किसी ने मेरी कंपनी की इंफॉर्मेशन को हैक कर लिया। उसने मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी हैक कर लिया और तुम सब उस हैकर का पता नहीं लगा पा रहे हो। तभी एक आदमी जिसका नाम मैक्स था, वो बोलता है, मैक्स बॉस, हम अपनी तरफ से उस हैकर को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। अमन, क्या मतलब है तुम्हारा? कोई हमारे ऑफिस का डाटा हैक कर लेता है और तुम सब कुछ पता नहीं कर पाए हो।
मैक्स कुछ बोलता उससे पहले ही आहिर कैबिन में आ जाता है। आहिर, बॉस, हमें हैकर की लोकेशन का पता चल गया है। शिवा, बताओ। आहिर, बॉस, उसकी लोकेशन लंदन शो हो रही है और मुझे लगता है हैकर एक लड़की है और उसने हमारे ऑफिस के डाटा के साथ कुछ गलत नहीं किया है। अमन, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? आहिर, क्योंकि उसने हमारे लिए एक वॉइस नोट छोड़ा है। आहिर आरव के सामने एक रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें एक लड़की की मीठी से आवाज आती है। रिकॉर्डिंग, हेलो सर, मैं आपके ऑफिस का डाटा हैक करने के लिए माफी मांगती हूं और आप चिंता मत करिए, मैं आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करूंगी और मेरे बारे में पता करने की कोशिश मत कीजिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे। सब ये रिकॉर्डिंग सुनकर हैरान हो जाते हैं। अमन, ऐसा कौन सा हैकर होगा जो हैकिंग करने के बाद माफी मांगता हो? रोहित, पर इस लड़की की आवाज कितनी प्यारी है। उसकी बात सुनकर सब उसे घूरने लगते हैं। लेकिन आरव किसी सोच में डूबा हुआ था। ना जाने क्यों, लेकिन वो इस लड़की से मिलना चाहता था। तभी अंश की आवाज वो होश में आता है। अंश, आरव, हमें सिक्योरिटी में कुछ चेंज कराने चाहिए और उस लड़की के बारे में भी पता करना चाहिए। हम उसका भरोसा नहीं कर सकते। आरव हाँ में अपना सिर हिलाता है और सबको जाने के लिए कह देता है। अंश को छोड़कर सब वहां से चले जाते हैं। आरव, भाई, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? अंश, आरव, तुम कब तक ऐसे रहोगे? देखो, मुझे पता है कि तुम सिया से बहुत प्यार करते हो। मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ही ऐसे नहीं देख सकता। आरव, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आरव, भाई, आप यहाँ से जा सकते हैं। अंश, आरव, तुम कब तक ऐसे? आरव, भाई, मैंने कहा ना कि मुझे कुछ देर अकेला रहना है। और एक बात और, मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की सिर्फ सिया थी। उसकी बात सुनकर अंश कैबिन से बाहर चला जाता है। आरव सिया की तस्वीर देखते हुए, सबको ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे छोड़कर जा चुकी हो, जबकि तुम अभी भी मेरे पास, मेरे साथ हो। जिसने भी तुम्हें मुझसे दूर किया है उसे हर रोज मौत से बुरी जिंदगी मिल रही है। वो अपने कैबिन से बाहर निकलता है और अपनी कार लेकर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी खंडहर वाले घर पर आकर रुकती है। आरव अंदर जाता है और एक रूम के सामने खड़ा हो जाता है। वो जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो सामने पड़े इंसान को देखकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो पास में रखी बोतल का पानी उस शख्स के चेहरे पर डाल देता है, जिससे वो हड़बड़ाकर उठ जाता है। आरव को देखकर उस शख्स के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आरव, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई तुझसे। अतुल चौधरी, वैसे कैसे हो तुम? जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि अतुल चौधरी ही था। सिया की मौत के बाद आरव ने अतुल चौधरी को कैद कर लिया था और उसे रोज मौत से भी बदतर जिंदगी मिलती थी। आरव को पता चल चुका था कि नैतिक शर्मा जिंदा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सिया नैतिक के ही साथ है। उसकी जानकारी के हिसाब से नैतिक सिया के खाई में गिरने से पहले ही विदेश भाग चुका था। अतुल चौधरी जैसे ही आरव को देखता है, उसकी रूह कांप उठती है। इन 6 सालों में उसने मौत से भी बुरी सजा भोगी थी। उसे खुद पर गुस्सा आता था कि क्यों उसने सिया का किडनैप किया, लेकिन अब वो पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। आज मैंने लॉन्ग चैप्टर दिया है, इसलिए अच्छे से कमेंट और लाइक करना। और अगर आपको आरवी का ये कारनामा अच्छा लगा हो तो आरव को फोन की रिंगटोन से आदित्य प्रेजेंट में वापस आता है। स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अंदर आता हुआ नील जब अपने खड़ूस बॉस के चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं।
तभी आदित्य की आगे की बात सुनकर तो उसके हाथ से फाइल्स छूटकर जमीन पर गिर जाती है। देखकर अतुल चौधरी के माथे से पसीना आने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो डरते हुए अपनी जगह से पीछे खिसकने लगता है। आरव अपने हाथ में एक एसिड लेकर उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे अतुल चौधरी की चीख निकल जाती है। उसे तड़पता देख आरव को बहुत सुकून मिलता है। वो खतरनाक तरीके से उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी वहां पर मैक्स आ जाता है। आरव उसे देखकर, आरव, इसे मरने नहीं देना, इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही मैक्स अतुल चौधरी की तरफ देखने लगता है। मैक्स को उसकी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसका इलाज करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। मैक्स आरव की गैंग का सबसे काबिल डॉक्टर है। आरव की कार ट्रैफिक में फंसी होती है। तभी उसकी नज़र अपनी बगल वाली कार में बैठी एक बच्ची पर जाती है। उस बच्ची ने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था, जिसमें उसकी काली आंखें साफ दिखाई दे रही थी। वो लड़की अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी। कार की विंडो खुली होने की वजह से आरव देख सकता था कि वो बच्ची कितनी फास्ट टाइपिंग कर रही थी। आरव, ये बच्ची कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है। इसकी काली आंखें एकदम सिया के जैसी है। सिया, अगर तुम साथ होती तो आज हमारी भी इतनी प्यारी बेटी होती। इतना सोचकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी उस बच्ची को मॉम उससे लैपटॉप बंद करने के लिए बोलती है। वो आवाज सुनकर आरव शॉक हो जाता है। आरव, ये आवाज तो मेरी सिया की है। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलने वाला था, लेकिन तभी वो गाड़ी आगे निकल जाती है। आरव कुछ दूर तक उस कार का पीछा करता है, लेकिन वो कार उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। आरव, शायद ये मेरा वहम ही था। सिया, प्लीज अब तो आ जाओ। पता नहीं, लेकिन मुझे आज हर जगह तुम्हारा एहसास हो रहा है। ये सोचते हुए वो शेखावत विला की तरफ निकल जाता है। वहीं आरव जिस गाड़ी का पीछा कर रहा था वो एक मॉल के सामने जाकर रुकती है और उससे दो खूबसूरत लड़कियां उतरती है। ये कोई और नहीं, सिया, निया और आरू थे, जो शॉपिंग करने के लिए मॉल आए थे। इस मॉल को देखकर सिया को कुछ धुंधली यादें नजर आ रही थी, जिसमें दो लड़कियां आपस में खिलखिलाते हुए शॉपिंग कर रही थी, लेकिन उनका चेहरा उसे साफ नहीं दिख रहा था। ये वही मॉल था जहां पहली बार आरव और सिया की मुलाकात हुई थी। तभी उसके सर चकराने लगता है और वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। आरू जब सिया की तबीयत खराब होते हुए देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। आरू, मम्मा, आपको क्या हुआ? चलिए हम घर वापस चलते हैं। निया, नहीं बच्चा, बस मुझे हल्का सा चक्कर आ रहा था, लेकिन अब मैं एकदम ठीक हूँ। उसकी बात पर आरू हाँ में सिर हिलाती है और वो दोनों शॉपिंग करने लगते हैं। वहीं निहाल के बॉडीगार्ड्स साए की तरह उनके साथ थे और उनके पल पल की जानकारी नैतिक को दे रहे थे। लंदन, नैतिक ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था और अब वो उस इंसान को ढूंढ रहा था जिसने उसके ड्रग्स के बिजनेस के बारे में पुलिस को डोट जानकारी दी थी। उसे जब पता चलता है कि सिया और आरू अकेली ही इंडिया गई है तो वो शॉक हो गया था। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को सिया के आसपास रहने को ही कहा था और वो जल्द से जल्द इंडिया जाने की कोशिश कर रहा था। इंडिया, शेखावत विला। आरव जैसे ही घर आता है तो उसे राम्या और रोहन झगड़ते हुए मिलते हैं। आरव को देखते हुए वो उसकी तरफ भागते हैं। आरव भी उन दोनों के अपनी गोद में उठा लेता है। रोहन, बीपी आप देखो ना, ये राम्या की बच्ची ने मेरे फेस पर पेंट लगा दिया। राम्या, बीपी, पहले इसने मुझे बंदरिया कहा,
इसलिए मैंने उसको पेंट किया। तभी पीछे से आते हुए रोहित बोलता है, आपने अच्छा काम किया मेरी प्रिंसेस। अगली बार आप ब्लू की जगह रेड पेंट लगाना। उसकी बात पर राम्या खुश हो जाती है और रोहित की गोद में चली जाती है। आरव, तुम इसे ये सारी बचकानी चीज सिखाते हो। रोहित, भाई सब आपकी तरह 24 घंटे सीरियस तो नहीं रह सकता ना। अंश, पता नहीं मैंने अपनी इकलौती साली वंशी को किस पागल के गले बांध दिया। तभी बंशी बोलती है, जीजू मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं कहाँ इसके चक्कर में फंस गई। उनकी बात सुनकर रोहित चीढ़ जाता है और सबको घूरते हुए कहता है, तुम लोग मेरे बच्चों के सामने मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। बंशी, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये पहली बार है। रोहित कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता उससे पहले ही अनंत बोलता है, चाची, वंशी, चाचू का मतलब है कि आप हमारे जाने के बाद उनका मजाक उड़ा सकते हो। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और रोहित चिढ़ा हुआ उन सबको देखने लगता है। तभी रिया बोलती है, बस कीजिए, आप सब मेरे देवर का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। रोहित उसे गले लगाकर, एक आप ही हो जो मुझे समझती हो। उसकी बात पर सब मुस्कुरा देते हैं। तभी वहां पर रागिनी और अंशिका भी आ जाते हैं। अथर्व रागिनी का हाथ पकड़कर वहां आ जाता है। वो अमन को देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है। वो अमन भी मुस्कुराते हुए उसे गोद में ले लेता है। सिया, अथर्व सबसे ज्यादा अमन भाई से ही प्यार करता है। अथर्व, क्योंकि चाचू मुझे चुपके से चॉकलेट खिलाते हैं। उसकी बात सुनकर सभी बच्चे घुरकर अमन को देखने लगते हैं। वाणी, चाचू आप अथर्व भाई से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। राम्या, मुझे भी चॉकलेट चाहिए। रोहन, मुझे भी। वो तीनों रोनी शक्ल बना लेते हैं। तो अमन घुरकर अथर्व को देखता है, लेकिन अथर्व उसे इग्नोर करके सिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, अथर्व सिया से, बुआ मुझे आपके हाथ से खाना खाना है। सिया भी उसे अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाने लगता है। सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए डिनर करने लगते हैं। निया और आरू भी बाहर से डिनर करके घर लौट आते हैं। आज आरू बहुत खुश थी क्योंकि वो जिस मॉल में शॉपिंग के लिए गई थी वो मॉल उसके डैड यानी कि आरव का ही था। वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसके डैड कितने रिच है। वो जल्द से जल्द आरव से मिलना चाहती थी। अगली सुबह निया जब सोकर उठती है तो उसके सामने आरू का मासूम सा चेहरा था। वो उठकर उसका माथा चूमती है और वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है और आरू के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली जाती है। वो आरू के लिए पोहा बना रही थी क्योंकि पोहा आरू का फेवरेट खाना था। तभी उसके फोन पर नैतिक की कॉल आने लगती है। वो उससे बात नहीं करना चाहती थी लेकिन वो फोन रिसीव कर लेती है। नैतिक, निया तुम आराम से पहुंच गई। निया, निहाल मैंने कल से तुम्हें इतनी कॉल की लेकिन तुमने उनका जवाब नहीं दिया और क्या ऑफिस का मैटर सॉल्व हो गया? नैतिक, हाँ सब ठीक है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द इंडिया आने की कोशिश करूंगा। निया, ठीक है। नैतिक, निया तुम अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले लेना और मेरी प्रिंसेस का ध्यान रखना। निया ओके कहकर फोन रख देती है और सोचती है कि निहाल उसका इतना ध्यान रखता है और वो उसके लिए कुछ नहीं करती। तभी उसका फोन दोबारा बजता है। वो देखती है तो कॉलर आईडी पर हिना नाम शो हो रहा था। निया लंदन की एक फेमस ड्रेस डिजाइनर है। उसका खुद का एक ब्रांड है जिसकी कई ब्रांच है। उसके ब्रांड का नाम AR है जो उसने आरवी के नाम पर रखा है। हिना निया की असिस्टेंट है। निया फोन रिसीव करके, हाँ हिना, बोलो क्या हुआ? हिना, गुड मॉर्निंग मैम। मैम हमारी इंडिया वाली ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। निया,
2 दिन पहले तक तो सब ठीक था, तो अब क्या हुआ? हिना, मैम हमने कुछ दिन पहले शेखावत इंडस्ट्रीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हमने जो ड्रेस के डिज़ाइन उन्हें भेजे थे उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया है। अब उस कंपनी के सीईओ चाहते हैं कि आप पर्सनली उनकी कंपनी में होने वाले इवेंट के मॉडल्स के लिए ड्रेस डिज़ाइन करें। निया, पर हमने उनकी मॉडल्स के लिए पहले से ही काफ़ी ड्रेस बनाई है और अब वो उन्हें रिजेक्ट करके दूसरी ड्रेस बनवाना चाहते हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हिना, मैम अभी आप इंडिया में हैं तो क्या आप उनसे मिलेंगी? शेखावत इंडस्ट्रीज वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में एक है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको उनके साथ मीटिंग कर लेनी चाहिए। निया, ठीक है, तुम मेरी मीटिंग उनसे फिक्स करो और हमारी इंडिया वाली ब्रांच में इंफॉर्मेशन दे दो कि आज मैं कंपनी आने वाली हूँ। हिना ओके कहकर फोन रख देती है। निया भी आरू को उठाने के लिए रूम में चली जाती है। वो देखती है कि आरू ऑलरेडी तैयार हो चुकी थी। वो उसके पास जाकर उसके माथे पर किस कर देती है। आरू, मम्मा हम आज कहाँ घूमने चलेंगे? निया, सॉरी बच्चा, लेकिन आज मम्मा को एक इम्पॉर्टेंट काम से कंपनी जाना है, इसलिए हम कल घूमने चलेंगे। आरू, मम्मा क्या मैं बॉडीगार्ड अंकल के साथ गार्डन जा सकती हूँ? निया, ओके, लेकिन उन्हें ज्यादा परेशान मत करना। आरू बहुत समझदार थी इसलिए वो ज्यादा जिद नहीं करती। वो दोनों नाश्ता करने लगती है। नाश्ते के बाद निया अपनी कंपनी के लिए निकल जाती और आरू अपना लैपटॉप लेकर उसमें गेम खेलने लगती है। एआर कंपनी, आज सभी एम्प्लॉय बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आज पहली बार वो अपनी बॉस से मिलने वाले थे। सबको सिर्फ एआर कंपनी के ओनर का नाम पता था, लेकिन किसी ने भी उनकी शक्ल नहीं देखी थी क्योंकि उन्हें कैमरे के सामने आना पसंद नहीं था। सबको लगता था कि एआर कंपनी की सीईओ कोई खड़ूस बुढ़िया होगी, इसलिए वो कैमरे के सामने नहीं आती। सिया की गैर मौजूदगी में राहुल नाम का इंसान कंपनी संभालता था। वो निया के साथ तब से काम कर रहा था जब से निया ने ये कंपनी खोली थी। वो कंपनी के एम्प्लॉयज की एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और वो कंपनी के एंट्रेंस पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर एक कार आकर रुकती है। राहुल तुरंत जाकर उस कार का गेट खोलता है। उसमें से निया बाहर आती है। उसे देखकर राहुल ग्रीट करता है। निया कंपनी के अंदर जाने लगती है। उसे देखकर सभी लड़के और लड़कियां आंखें फाड़े उसे देखने लगते हैं। आज निया ने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक थी। पैरों में वाइट हील और खुले बालों में वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। एक एम्प्लॉय दूसरे से, यार क्या ये हमारी बॉस है? ये तो बहुत सुंदर है। दूसरा एम्प्लॉय भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। दूसरा एम्प्लॉय, किस बेवकूफ ने कहा था कि हमारी सीईओ बूढ़ी है? ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल और हॉट है। ऐसे ही सभी एम्प्लॉय आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन निया सबको इग्नोर करके अपने कैबिन में चली जाती है। उसे किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। निया, राहुल यहाँ का काम कैसा चल रहा है? राहुल, मैम हमारा ब्रांड सभी सेलिब्रिटीज की फर्स्ट चॉइस है और हमारी कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। निया, शेखावत इंडस्ट्रीज के सीईओ के साथ मेरी मीटिंग कब है? राहुल, मैम शाम को 4 बजे। उन्होंने 10 स्टार होटल में मीटिंग रखी है। निया हाँ में सिर हिलाकर अपना काम करने लगती है। शेखावत इंडस्ट्रीज आरव अपना काम कर रहा था, तभी शिवा उसके कैबिन में आता है। शिवा, बॉस आज आपकी शाम को 10 स्टार होटल में एआर कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग है। आरव, क्या उनकी बॉस इंडिया आ चुकी है? शिवा, जी बॉस वो अभी इंडिया में ही है। आरव, एआर कंपनी के सीईओ के बारे में कुछ पता चला है
क्योंकि आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। शिवा, मुझे भी बस इतना पता है कि कंपनी के ओनर का नाम निया शर्मा है। आरव हाँ में सिर हिला देता है और अपना काम करने लगता है। तभी वहां पर अंश आ जाता है। अंश, आरव, क्या आज तुम बच्चों को डोट स्कूल से लेने के लिए चले जाओगे? क्योंकि मैं अंशिका के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अमन और रिया किसी मीटिंग के लिए गए हैं। आरव, भाई शिवा चला जाएगा। शिवा, भाई बच्चों ने ऑर्डर दिया है कि आज उन्हें अपने बीपी के साथ ही घर आना है, इसलिए आप जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगा। आरव हाँ में सिर हिलाता है और वो ऑफिस से बाहर निकल जाता है। उसकी कार आहिर ड्राइव कर रहा था। आरव जानता था कि अगर उसने किसी और को भेजा तो वो शैतान उसकी जान खा जाएंगे। कुछ ही देर में वो एक बड़े से स्कूल के सामने खड़ा था। उसे देखते ही सभी बच्चे अनंत, अथर्व, रोहन, राम्या और बानी उसकी तरफ आ जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। आरव, आप सबका दिन कैसा गया? अथर्व, बहुत अच्छा था बीपी। आज हमारा टेस्ट था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। आरव, बहुत अच्छे। अनंत शांति से उन सभी को देख रहा था। आरव उसका सिर सहला देता है। उसे पता था कि अनंत बहुत जिम्मेदार और शांत है। वहीं वाणी भी आरव को अपने मार्क्स दिखाती है, क्योंकि वो अपने क्लास में फर्स्ट आई थी। आरव, आप सबने बहुत अच्छा किया, इसलिए आप सब जो चाहो वो आपको मिलेगा। उसकी बात सुनकर सब बच्चे अपनी अपनी लिस्ट आरव को बताने लगते हैं। आरव भी मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन रहा था। अहीर आरव को खुश देखकर खुश था, क्योंकि आरव बहुत ही कम मुस्कुराता था। तभी आहिर अचानक से कार में ब्रेक लगा देता है, जिससे वाणी का सिर मिरर से टकराने वाला था, लेकिन आरव उसे पकड़ लेता है। आरव गुस्से से, क्या तुम ड्राइविंग भूल चुके हो? अहीर, सॉरी बॉस। अचानक से कार के सामने एक बच्ची आ गई। आरव उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और कार से बाहर निकल आता है। उसके पीछे सभी बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। आरव देखता है तो एक छोटी सी बच्ची सड़क पर लेटी हुई थी। वो शायद बेहोश हो गई थी। उसके सारे बाल उसके चेहरे पर थे, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। आरव तुरंत अपने घुटनों के बल बैठकर उसे अपनी गोद में उठाता है और उसके पूरी बॉडी को देखने लगता है। आहिर, सर, इसको कोई चोट नहीं लगी है। ये शायद डर की वजह से बेहोश हो गई हैं। आरव हाँ में सिर हिलाता है। उसे इस बच्ची से बहुत लगाव हो रहा था। तभी पीछे से राम्या बोलती है, बीपी, ये कितनी ब्यूटीफुल है। राम्या अभी सही से सारे वर्ड्स नहीं बोल पाती थी। वाणी भी बोलती है, ये तो एकदम फेरी लग रही है। रोहन भी उस बच्ची का हाथ पकड़ लेता है। हाँ बीपी, ये तो एकदम सिंड्रेला लग रही है। उसकी बात सुनकर आरव भी उस बच्ची को ध्यान से देखने लगता है। ये लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। आरव को उसका चेहरा अपने जैसा लग रहा था, लेकिन वो अपने ख्यालों को साइड करके उस बच्ची को गोद में उठाता है और कार में बिठा देता है। तभी वहां पर एक औरत भागती हुई आती है। इसका नाम रीमा था। रीमा आरू की केयर टेकर थी। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि आरू थी, जो अपनी केयर टेकर के साथ गार्डन में आई थी। फ्लैशबैक, आरू अपनी केयरटेकर के साथ गार्डन में खेल रही थी। तभी उसकी नजर गार्डन के सामने वाली आइसक्रीम शॉप पर पड़ती है। निया आरू को आइसक्रीम खाने से मना करती थी, क्योंकि आरू की तबीयत जल्दी खराब होती थी। इसलिए आरू अपनी केयर टेकर से बचकर आइसक्रीम लेने के लिए जा रही थी। लेकिन अपने सामने से आ रही कार को देखकर वो डर जाती है और बेहोश हो जाती है। फ्लैशबैक एंड।
आरव की केयर टेकर आकर आरू को आरव से ले लेती है। आरव, तुम कौन हो? रीमा, सर मैं आरू बेबी की केयर टेकर हूँ। मैं आरू बेबी के साथ गार्डन में खेल रही थी। मुझे कॉल आया और मैं बात करने लगी, तभी आरू बेबी रोड पर आ गई। आरव, तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से इस बच्ची का एक्सीडेंट हो जाता। अब कार में बैठो, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। वो केयरटेकर आरव को जानती थी, इसलिए वो चुपचाप उसकी बात मान लेती है। आरव मैक्स को कॉल करके विला आने को कहा देता है। आहिर भी गाड़ी शेखावत विला की तरफ मोड़ लेता है। आरव आरू को अपने सीने से लगाए हुए बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। आहिर उसे ऐसे देखकर कंफ्यूज था, क्योंकि उसे पता था कि आरव सिर्फ घर के बच्चों के ही करीब रहता है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं। और कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।